आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का साइंस का लेसन नंबर 3 धातु एवं अधातु। तो आइए शुरू करते हैं। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, धातु एवं अधातु। धातु के कुछ उदाहरण हैं आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर। अधातु के कुछ उदाहरण हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। आइए इनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले धात्विक चमक। धातु की सतह चमकीली होती है, इसलिए हम ये कहते हैं धातु चमकदार होता है। अधातुएं चमकीली नहीं होती। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, तो इसे हम अपवाद कहेंगे। कठोरता। धातु सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होती है और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, तो हम इन्हें भी अपवाद कहेंगे। अधातुएं अधिकतर कठोर नहीं होती हैं, लेकिन कार्बन का एक स्वरूप जिसे हम हीरा कहते हैं, वह प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, परंतु वह अधातु है, तो इसे भी हम अपवाद कहेंगे। रूप। धातुएं कमरे के तापमान पर अधिकतर ठोस स्वरूप में पाई जाती है, परंतु गैलियम, मर्क्यूरी जैसी कुछ धातुएं द्रव्य स्वरूप में भी पाई जाती हैं। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। केवल ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, यानी कि द्रव्य स्वरूप में पाई जाती है। आघात वर्ध्यता। कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो जो उनकी पतले होने की क्षमता होती है धातुओं की, इस क्षमता को आघात वर्ध्यता कहते हैं। और सोना और चांदी की आघात वर्ध्यता से अधिक होती है, जैसे कि आप लोगों ने मिठाई वगैरह पर चांदी की परत देखी होगी। वह इतनी पतली होती है कि छूने पर हमारी उंगलियों पर आ जाती है। अधातु आघात वर्ध्यता नहीं होते। तन्यता। तन्यता का अर्थ होता है कि धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। सोना सबसे अधिक तन्यता वाला धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और अधातु जो है वह तन्य नहीं होती। विद्युत व ऊष्मा के चालक। धातु सामान्यतः विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से धातु ऊष्मा के सुचालक है। एक एक कर पिन नीचे गिर गई है। इस उदाहरण में यह समझाया गया है कि ऊष्मा धीरे धीरे आगे की ओर धातु के पदार्थ में बढ़ रही है, और जो पिन है वे मोम से लगाई गई है। एक एक कर सारी पिन नीचे गिर रही है। तो इस एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं और विद्युत के भी सुचालक होते हैं। सीसा और मरकरी दो ऐसे धातु हैं जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक हैं। सामान्यतः अधातुएं जो होती है वे विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है, जो कि हमारी पेंसिल की निब में पाई जाती है। आइए अगला गुणधर्म देखते हैं। अगला गुणधर्म है घनत्व। सामान्यतः धातु अधिक घनत्व एवं उच्च गलनांक के होते हैं, परंतु सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक बहुत कम होता है। सामान्यतः अधातुओं का घनत्व गलनांक कम होते हैं। अगला गुणधर्म ध्वनिक। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती है, जिसको हम ध्वनि कहते हैं। तो इसी के आधार पर धातु ध्वनि पैदा करते हैं, इसलिए यह इसका एक गुणधर्म हुआ ध्वनिक। अधातु ध्वनि पैदा नहीं करते,
इसलिए इनमें यह गुणधर्म नहीं पाया जाता। ऑक्साइड, अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। आइए अब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। सबसे पहले, जब धातु की अभिक्रिया वायु के साथ होती है तब क्या होता है? धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। उदाहरण के तौर पर कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है। आइए देखते हैं। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम हवा में आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। लोहा वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन इस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। चांदी, सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। आइए देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। ऐसे ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा पानी उत्पन्न होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट और पानी उत्पन्न होता है। आइए देखते हैं कि धातु की जल के साथ कैसे अभिक्रिया होती है। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। धातु का ऑक्साइड जल में घुल सकता है, इसलिए धातु का ऑक्साइड जल में घुला हुआ रहता है तो धातु का हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। आइए देखते हैं कौन कौन सी धातुएं जल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से सोडियम और पोटेशियम जो है पानी में डालते ही आग पकड़ लेती है। गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाला धातु है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वह गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है, जबकि आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक केवल भाप के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि पानी के गैसीय स्वरूप के साथ। कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये चारों धातु जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। आइए धातु की जल के साथ अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सोडियम जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन तथा ऊष्मा उत्पन्न करता है। कैल्शियम जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जब एल्यूमिनियम पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है।
आयरन जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तब आयरन ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आइए देखते हैं धातुओं की तनु अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया होती है। जब धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। तो जब आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तब मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तब जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तब एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाँ, धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो है वह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज जैसे धातु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। कॉपर, चांदी और मर्क्यूरी तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। जब एक धातु दूसरे धात्विक लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, आइए देखते हैं। अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन में से विस्थापित करती है। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित करता है। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, जैसे कि आयरन है। अब आयरन के साथ हम दूसरा धातु लेते हैं कॉपर, और हम कॉपर का सल्फेट लेते हैं, यानी कॉपर का लवण विलयन लेते हैं, कॉपर सल्फेट लेते हैं। जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें आयरन सल्फेट तथा कॉपर प्राप्त होगा। एक प्रकार से हम इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जब इस अभिक्रिया में हम ये कह सकते हैं कि आयरन जो है वो अधिक क्रियाशील है कॉपर के मुकाबले, इसलिए आयरन जो है वह कॉपर की जगह ले लेता है और कॉपर अपने विलयन में से अलग हो जाता है। तो आइए हम क्रियाशीलता देखते हैं कि कौन से धातु ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और कौन से धातु कम क्रियाशील होते हैं। तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कौन सा धातु ज़्यादा क्रियाशील है, तो वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है वह दिया गया है। यानी अवरोही क्रम का मतलब है जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है वो सबसे पहले है और जो कम क्रियाशील है वो सबसे आखिर में है। तो इस श्रेणी के अंदर पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, फिर आता है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। तो सबसे कम क्रियाशील धातु जो होती है वो होता है गोल्ड, यानी कि सोना। चलिए आइए देखते हैं धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। यानी कि जैसे कि हम सभी को पता है कि तत्व जो होते हैं उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तथा हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे तत्व हैं जिसकी बाह्यतम कक्षा एक ही होती है, इसलिए उनको बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रथम कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का समावेश होता है तथा तत्पश्चात उसके बाद प्रत्येक कक्षा के अंदर 8-8 इलेक्ट्रॉन का समावेश होता है। तो धातु और अधातु एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं अपनी संयोजकता कक्षा के कोष को संपूर्ण करने के लिए, यानी उसको पूरा करने के लिए। आइए हम कुछ उदाहरण से समझेंगे इसको, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु
संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। तो आइए अब हम उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और हम किसी भी तत्व को धातु और अधातु में इस प्रकार से बांट सकते हैं। यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो हम उसे धातु कहते हैं, तथा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे हम अधातु कहते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे आप देख रहे हैं सोडियम की 3 कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम के लिए ये संभव नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन धारण कर सके, इसलिए वह 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है। तथा जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन की जो संयोजकता है वह पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 तथा तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ जाता है तथा क्लोरीन की कक्षा संपूर्ण हो जाती है तथा उसकी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसके पास 2 ही कक्षा बचती है तथा अंतिम कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार वह अपनी संयोजकता पूर्ण कर लेते हैं तथा इनकी अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। और सोडियम और क्लोरीन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, धातु धनायन बनाते हैं और अधातु ऋणायन बनाते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। अब आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जब विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं, ऐसे यौगिक को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। आइए देखते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। सबसे पहला, भौतिक प्रकृति। ये ठोस वह कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। दूसरा, गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। तीसरा, घुलनशीलता। आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। चौथा, विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस स्वरूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस चैप्टर का अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यदि आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो का अपडेट चाहिए तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।